बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जहां पर हुकूमती हलकों में काफ़ी हलचल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान जनूबी पंजाब के दौरे पर थे। बहावलपुर में उन्होंने किसान कन्वेंशन से भी खिताब किया, किसान कार्ड का इजरा भी हुआ, वज़ीर आला पंजाब भी उनके साथ मौजूद थे। तो दूसरी जानिब आज PDM का नून लीग के सेक्रेटेरिएट में इजलास भी था। PDM के इजलास के बाद जब उन्होंने गुफ्तगू की तो मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं, जो मुल्क के मामे चाचे बने हुए हैं इन्हें चुप करके बैठ जाना चाहिए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह कहना था, 72 सालों में इमरान खान जैसा नालायक वजीर आजम नहीं आया, इनके करतूतों की वजह से मुल्क का मईशत का पहिया बैठ चुका है, मुल्क में इस वक्त मुआशी बहरान पैदा हो चुका है, गरीब पिस रहा है। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसमें कहा गया कि वो मूव नहीं कर सकते और उन्हें अस्पताल के करीब ही रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिब के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी जो है वो सैफुर रहमान साहब की बेटी के साथ तय हो चुकी है। निकाह की तकरीब जो है वो लंदन में होगी और शादी जो है वो लाहौर में होगी। लाहौर में शादी की तकरीब में मरियम नवाज साहिबा शिरकत करेंगी, जबकि लंदन जाने के हवाले से उन्होंने एक मुफस्सल ट्वीट भी लिखा है कि ये हुकूमत जो है इनसे मैं इस्तदा नहीं करूंगी, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। राना साहब, आगाज करते हैं मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के हवाले से। बड़ी कमजोर है, इस हुकूमत के सामने भी बेबस हैं, बेचारगी और लाचारी के आलम में वो ट्वीट, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो मरियम के ट्वीट ने बेड़ा गर्क कर दिया आज मौलाना फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की सारी गुफ्तगू, उनका पूरा प्रचारों का एजेंडा वो डिस्कस होने की बजाय तमाम चैनल्स पर मरियम साहिबा की ट्वीट डिस्कस होनी शुरू हो गई। यार देखिए, वैसे जुल्म तो है ना यार, सर किससे ज़्यादा क्या जुल्म है कि उनके बेचारे बेटे की शादी है और पहले बेटे की शादी हो, पहले बेटे ही है ना ये जिसकी शादी है, जी। बेटी की शादी पहले हुई थी ना, तो बड़े अरमान होते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही, चले मरियम पे मुकदमा, मरियम पे पाबंदी है, सारा कुछ है, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर नहीं जा सकते, हमजा भी बाहर नहीं जा सकते, तो मुझे एक बात बताएं, तो क्या उनका बेटा और उनकी होने वाली बहू ये निकाह पाकिस्तान में नहीं कर सकते? नाना को छोड़ के आ जाए, तो माँ को छोड़ दिए भाई, माँ है बाप है, माँ और बाप जो है वो अजीज नहीं है। नाना से प्यार लें, नाना से दुआएं लें, पाकिस्तान आ जाए, आके यहाँ पे जनाब निकाह करें, बादशाह मस्जिद में निकाह करें, दाता दरबार में निकाह कर लें, जाके निकाह की रस्म कर लें, जामिया अशरफिया में, जामिया नईमिया में, जाती उमरा में, जहाँ इन्हें बेहतर लगे। राना साहब, जब नाना बाहर मौजूद हों, जायदादें बाहर मौजूद हों, आपके तमाम तर स्टेक बाहर मौजूद हों, तो पाकिस्तान में आके निकाह कौन करेगा? देखें, यही तो मैं कहना चाहता था, आपने कह दिया ना। वैसे बड़ी हमदर्दी होती है आपको मुस्लिम लीग नून के साथ, यही तो हम कह रहे हैं यासर साहब, पैसा बिरूने मुल्क, नाना वहीं पे, मामू वहीं पे, खुद वहीं पे, किसी टीम में शमूलियत करनी है, किसी टीम का कप्तान बनना है, गैर मुल्की टीम होगी, अगर पढ़ना है तो वहाँ पढ़ना है, इलाज कराना है तो वहाँ के अस्पतालों से कराना है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ करनी है। तो फिर पाकिस्तान से कोई क्या मोहब्बत हुई उन्हें? पाकिस्तान से मोहब्बत तो ये बनती थी, वो कहते कि मेरी अम्मी और अब्बू यहाँ पे हैं, मेरी नानी की कब्र यहाँ पे है, मेरे सारा ख़ानदान यहाँ पे है, और यहाँ पे आते आके यहाँ पे नकाह होता है, यहाँ पे रस्मन शामिल होते हैं, यहाँ पे देखें सारा कुछ होता। लेकिन क्या करें, सियासत करनी थी ना। तो सियासत कितनी खूबसूरत सियासत है। अगर मरियम साहबा ने ट्वीट कर दिया तो मरियम साहबा ये क्यों नहीं कहती है, एक ट्वीट की बजाय एक टेलीफोन करें, पाबंद करें अपने बेटे को, पाबंद करें अपनी बहू को, पाबंद करें रिश्तेदारों को कि आएँ जी लाहौर में, हमने लाहौर में शादी करनी है, यहाँ पे रस्म निकाह होगी, यहाँ पे सारा कुछ होगा। रस्म निकाह के बाद भी तो आना है ना, उसके बाद भी तो बाकी तकरीब यहाँ पे होनी है, तो सारी तकरीब यहाँ पे कर लें, उसके बाद जाएं जाके लंदन में भी एक तकरीब कर लें। ये कैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है, शादी हो, गमी हो, खुशी हो। एक तरफ वो कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सेहत पे सियासत ना करें, तो दूसरी तरफ उन भतीजी जो है वो शादी पे सियासत कर रही है। या सर देखिए, कितनी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि सेहत के मामले पे, बीमारी के मामले पे सेहत पे सियासत करना अफसोसनाक है, तो यहाँ पे शादी पे सियासत हो रही है। इससे बार के कोई चीज़ हो सकती है? इससे बार के हो सकता है? भाई बात यह है कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि जब आपके सगे दो भाई वालदा को दफनाने नहीं आए, क्यों नहीं आए?
क्या उनको बरतानिया की हुकूमत ने रोक रखा था यासर? दूसरा यासर क्या कमाल आज यार, वो मेडिकल रिपोर्ट सुबह से डिस्कस हो रही है, कमाल की मेडिकल रिपोर्ट है यार, कमाल हो गया। लाहौर से बरतानिया तक के सफ़र पे मना नहीं है, बरतानिया से लाहौर तक का सफ़र मना है, कैसा कमाल है। राना साहब एक और है इसमें, जी जी बताइए। अगर आज बरतानवी हुकूमत वो जो प्ली इन्होंने ली हुई है वो कैंसिल कर देती है तो फिर किसी और मुल्क में जाना है तो वो सफ़र भी हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान का सफ़र मना है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है, सिर्फ सफ़र मना है तो दिल पाकिस्तान का मसला मना है। पैदा हो जाता है। कैसा दिल का मसला भाई? वहाँ पे वो मैच देखने भी जाते हैं, वहाँ पर वो कॉफ़ी पीने भी जाते हैं। क्या कॉफ़ी शॉप जो है वो हॉस्पिटल के नीचे है? कहा ना हॉस्पिटल का से दूर नहीं जाना, ज़रा इनकी रहायश का हॉस्पिटल का फासला तो देखें ज़रा। ये जहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाके वहाँ पे शॉपिंग होती है, क्या वो अस्पताल के नीचे कोई प्लाजा बना हुआ है, शॉपिंग मॉल बना हुआ है? किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, इस पर तो उनको भी, अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए। या सर अब चलते हैं, बात कर लेते हैं ज़रा PDM की। मेरा ख्याल है ये तो अब सारी दुनिया को पता चल गया जो है। या सर आज PDM के इजलास में बड़ा मज़ा आया, बहुत सी बातें तो मौलाना साहब ने की ही नहीं ना, और शहबाज शरीफ भी नहीं की। आज बीमार वज़ीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो भी इजलास में शरीक थे, टेलीफोन पे और स्काइप पे काफ़ी देर रहे, थोड़ी देर नहीं बहुत देर रहे। और कहा कि पहले टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई मौलाना? टेलीफोन गुफ्तगू तो 3 दफ़ा हुई, एक दफ़ा नहीं हुई। आज के दिन ही? आज के दिन में जी बार बार हुई है गुफ्तगू। और देखें कितनी मज़े वाली बात है कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था कि मरियम साहबा के साहबजादे की शादी है, जिक्र ही नहीं किया। वहाँ पे कह देते इससे बड़ा जुल्म क्या है कि जनाब, कह सकते थे ना। क्या ये शादी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद तय हुई है? वो शादी कार्ड हवाई बन के आ गया था। आप गौर करें कहाँ का क्या क्या सियासत होती है भाई। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा जनाब के हुकूमत से निजात किस तरह लेनी है। उनके किस तरह लेनी है, एहतजाज करें। उनके एहतजाज किस कौन करेगा? उनके जी एक पहला जलसा रखें लाहौर में। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा न लाहौर में जलसा नहीं होगा, लाहौर में जलसा रहने दें। फिर कहा गया इस्लामाबाद में जलसा रखें। शाहिदा खान अब्बासी साहब खामोश हो गए। अब्बासी साहब इस्लामाबाद में नहीं, कराची की तरफ जाते। अब तहरीक किसके खिलाफ चल रही है? हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत है PTI की। हुकूमत कहाँ पे है? वफाक में। कराची में किसकी हुकूमत है? जनाब कराची में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने कहा कराची में जलसा रख लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, ये भी जलसा मुझे लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि मेरी इतला है कि 10 मुहर्रम के बाद जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ रहा है ना, मेरी इतला है कि 10 मुहर्रम के बाद हो सकता है फिर लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। राना साहब, ये जो पेशकश की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग को कि अगर हम इत्तेहाद कर लें, नंबर गेम हमारी पूरी है, वफाक के अंदर आप हमें जगह दे दें, पंजाब के अंदर हम आपको जगह दे देंगे, सुनने में ये है कि नून लीगी जो राबिता कार है उन्होंने कुछ वक्त मांग लिया, ऐसी कोई सदाकत है? कोई सदाकत नहीं है इसमें, कोई सदाकत नहीं। मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म बात कह रहा हूँ, कोई सदाकत नहीं है। ये खबरें खुद ही भेजी जाती हैं, खुद ही फैलाई जाती हैं। राब्ता भी नहीं है? राब्ता है, राब्ते तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ राब्ते हैं, सब कुछ है। पीपल्स पार्टी गारंटी ये मांगती है नून लीग से कि जनाब फैसले शहबाज शरीफ करेंगे या नहीं। शहबाज शरीफ के हाथ में फैसले नहीं हैं यासर। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में फैसले होते तो आज मियां नवाज शरीफ इजलास में शरीक ना होते। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में फैसले होते तो आज मियां नवाज शरीफ इजलास में अपना हुक्म जारी ना फरमाते। शहबाज शरीफ के हक में हाथ में कुछ होता तो आज वहाँ कहा जाता कि जो शहबाज शरीफ कहेगा वो मुस्लिम लीग नून का फैसला है। वहाँ पे कहा गया, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हर मीटिंग में जब तक मरियम ठीक नहीं होती मैं उस मीटिंग में शामिल होऊंगा, जब मरियम ठीक होगी मरियम भी शामिल होगी। ये नहीं कहा मैं नहीं चाहूँगा। तो मुझे बताएं, जहाँ पर इनके कायद आ जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी की जो शर्त है वो नून लीग पूरी नहीं कर सकती। तो जब शर्त पूरी नहीं होनी तो कौन सी अदम एतमाद? भाई अब कोई अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं है। कबल वक्त इंतखाबात के लिए तैयारी हो रही है, जो अफवाहें चल रही हैं, जो गर्दिश कर रही है 2022 या 2023 का शुरू या 2022 का आखिर, इस पर इलेक्शन होना है। अब सब अपने अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पागल है हम हुकूमत गिराएं, और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं हुकूमत ना जाए। वो कहते हैं जी अब किसी को सियासी शहीद करके हम क्यों करें। मैं आपको एक और ख़बर बड़ी दे दूँ, नवाज शरीफ ने यही बात कही है कि हुकूमत को नहीं कराना, इंतज़ार करें। अगर ये लफ्ज़ कहा गया इंतज़ार करें, मैं बता दूँ,
मौलाना साहब ने कहा मियाँ साहब फिर क्या करना है फैसला, कब आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा इंतज़ार करें, कुछ लोग चले जाएं तो फिर मैं आऊँगा। ये आपको बता दूं, कुछ लोग चले जाएं तो मैं फिर आऊँगा, ये मियाँ साहब ने कहा। राना साहब, अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात ये नहीं चाहते तो आपको लगता है कि जब ये चाहते हैं तब भी वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी यही होगी जो मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, मैंने आपसे कहा था कि वफाकी हुकूमत जो है ये बहुत कमाल खेल रही है, और मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ कि इलेक्शन से 6 माह पहले आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील नज़र आएंगी, बहुत सी चीज़ें तब्दील नज़र आएंगी। बेशक जितना बड़ा मर्जी कोई किसी को मैनेज कर ले, जितना मर्जी कोई किसी को तोड़ ले, अचानक चीज़ें सस्ती होना, रिलीफ मिलना, उसके बाद आप देख लेंगे कि बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। हमने पाकिस्तानी सियासत देखी है यासर, मैंने भी कई इलेक्शनों में रिपोर्टिंग की है, मैंने कई इलेक्शन देखे हैं। इसी तरह होता है यहाँ पर, जिन लोगों के दौर में 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, इलेक्शन से 1 माह पहले लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाती थी, इलेक्शन जीत जाते थे, लोगों को पिछली बातें भूल जाती थी। तो ये तो काफ़ी रिलीफ देने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, आप जब वक्त आएगा हम बैठेंगे, आपके सामने होगी ये चीज़ें। चले राना साहब, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खित्ते की सूरत हाल की, अफगानिस्तान की सूरत हाल, जिस पे PDM के इजलास में भी बातचीत हुई। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ ने सदारत की है और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की और सरहद पर निगरानी मज़ीद सख्त करने का उन्होंने इंदिया दे दिया है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में? अफ़गान जनरल का तब्दील हो जाना, तालिबान का दारुल हुकूमतों में 9 दारुल हुकूमत ऐसे हैं जहां पे उन्होंने सूबों की दारुल हुकूमतों में कब्जा कर लिया है। काबुल की तरफ वो कहते हैं 2 हफ्तों में हम कदम बढ़ा लेंगे। तो इस पूरी मजमूई सूरत हाल में अमेरिका का किरदार क्या होगा? क्या वो बैकफुट पे ही रहेगा? नहीं, अमेरिका बैकफुट पे नहीं रहेगा। अमेरिका कुछ दिनों में फ्रंट पे आ जाएगा, लेकिन अब अमेरिका फ्रंट पे आ भी जाए, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका है वो अफ़गान फ़ौजियों की मदद करेगा? मेरा ज़ाती ख्याल है ये कि अगर वो अफ़गान फ़ौजियों की मदद नहीं करता और खाना जंगी मज़ीद बढ़ती है तो अमेरिका के पास एक जवाज़ पैदा हो जाएगा कि 10 साल से हम बिला वजह यहाँ पे नहीं थे। जवाज़ उनके पास था, जवाज़ पैदा किया गया है। आप क्या समझते हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है? अमेरिका एक प्रेशर, अपने मुल्क के अंदर से प्रेशर, बाहर से प्रेशर, फ़ौजियों की तरफ से बाकायदा भारतीय अमेरिकी फ़ौज के अंदर एक बड़ा उठने वाला तूफान, पेंटागन की तरफ से प्रेशर, इस सारे मामलात पर वहाँ से निकले। जब निकले तो अब उनसे अफोर्ड नहीं हो रहा थी बहुत सी चीज़ें। प्लानिंग उनकी जो थी वो ये थी, हम निकलेंगे, उनकी ये प्लानिंग होगी नाकाम, इसलिए कि तालिबान भी अपनी ये पूरी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। तालिबान आगे, तालिबान ने कब्जे कर लिए। वहाँ पर जो फ़ौज थी अफ़गानिस्तान की वो पहले ही थक चुकी थी। थकी हुई फ़ौज को जब आप मैदान में उतारते हैं तो वो हथियार डाल देते हैं। थकी हुई फौज ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ गया, हर चीज़ें आ गई। बहुत सी चीज़ें हम टीवी पे नहीं दे सकते, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। जिस तरह आज भारतीय मीडिया ने एक बड़ी गलत सी वीडियो डाल के 2 अफराद को तालिबान खींच रहे हैं गाड़ियों के ज़रिए, उनकी औरतें उन्हें बचाने आती हैं, उनको मारते हैं, फिर गोलियां मारकर उनको मार देते हैं, दूर खड़े दूसरे लोगों की नफरत। मतलब ये चीज़ें एक प्लान करके शुरू कर दी गई ताकि नफरत पैदा हो एक इंटरनेशनल सतह पे, या एक तालिबान के खिलाफ साब हो जाए। लेकिन अब खित्ते की सूरत हाल सियासत तब्दील हो चुकी है। तालिबान ने सबसे पहले चाइना, रशिया, अमेरिका और चाइना, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, किस तरफ उन्होंने अपने वफूद नहीं भेजे। उन्होंने कहा जी हम कोई दहशतगर्दी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम जो मौजूदा हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक जाएंगे। अब इन हालात में जब खित्ते में ये कुछ जो बड़ी ताकतें हैं वो जब इस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो अब अमेरिका का रोल वो नहीं होगा। ये एक खौफनाक प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक नफरत पैदा करेंगे। उसके बाद इनको यकीन है कि हम काबिल में बैठ के कोई ऐसा खेल खेल देंगे, ऐसा खेल खेल देंगे कि गैर मुल्की जो है फौजी हैं उनके ज़रिए, गैर मुल्की तैयारों के ज़रिए, फौजी तैयारों के ज़रिए तालिबान पे हमले करवाएंगे, उन पर बमबारी कराएंगे। उसके बाद बहुत आसानी वहाँ निकल जाएंगे और तालिबान गंदे भी हो जाएंगे, इंटरनेशनल सतह पर सारा मामला भी ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इतने लगा देंगे कि पाकिस्तान जो है उसको भी टारगेट करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा। आज पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें इनकी बेनकाब कर दी हैं, आने वाले दिनों में बेनकाब कर देंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो मैंने 3 आपको इमारतें कही हैं, तीनों इमारतें जो हैं ये बिल्कुल उस इलाके में है जो जहाँ पर इनका खुफिया एजेंसी का हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे तीनों इमारतों के अंदर जो सब कुछ हो रहा है। और काबुल एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल किसके पास? वो भी इन्हीं मैं बताऊँ वही बता रहा हूँ, एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ साथ भारत और इसराइल के पास है। ये आपको मैं सद का इतला दे रहा हूँ।
एयरबेस और काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूदा हालात चेक करके आप देख लें। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि वहां पर भारतीय और इस्राएली एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, कंट्रोल उनका मौजूद है, वो अफगान एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं। वहां से सारा कुछ चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहां पे किस मुल्क के लोग आ रहे हैं किस मुल्क से जा रहे हैं, कौन सा त्यारा लैंड कर रहा है कौन सा त्यारा लैंड नहीं कर रहा, वहां से उड़ने वाले जहाज किस मुल्क के हैं, किस पे जाके हमला करते हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर रही है। तीन जो है ना एक ट्रैका बन चुका है, ये ट्रैका कार है। हमारी हुकूमत ने भी बेनकाब किया। हम तो बहुत देर से कह रहे थे मुसाद, एनडीएस और एक आखिरी सवाल, ब्रेक पे जाना है। आप क्या समझते हैं कि जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मुज़ाकरात आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन का बायस बनेंगे या आने वाले दिनों में अमेरिका तालिबान को तस्लीम करने वाले? देखें, एक ज़हन में रखिएगा, दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में तालिबान जो है वो जीतेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका भी बाकायदा तौर पे तालिबान को तस्लीम कर लेगा? मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। जिनकी कफालत की गई उनके हाथों से, उनके सर से तो फिर हाथ उठा लिया ना। देखें वो इस तरह करेंगे, बज़ाहिर वो हाथ उठा लिया लेकिन बैक पे रह के उन्हें सपोर्ट करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि बज़ाहिर हाथ उठा लिया लेकिन बैक पे रह के सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि फिर कुछ ताकतें कहें अमेरिका वहाँ वापस जाए और फिर अमेरिका के जनाब हम अब जाने के लिए तैयार हैं लेकिन अब हम अपनी शराइत पे जाएंगे और उसमें वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आता मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि पसे पुश्त रहकर फराहम की जाने वाली मदद किस हद तक सूदमंद साबित होती है। आने वाले दिनों में खित्ते में अगर मजीद बदअमनी फैलती है तो वह अनासिर आने वाले दिनों में बेनकाब होना बहुत ज़रूरी हैं जो इसके पीछे छुपे बैठे हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग को की गई पेशकश। पीडीएम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी और आइंदा की हिकमत अमली। हुकूमती बेंचेस से जवाब क्या आएगा, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है और वो इन इल्ज़ामात का जवाब किस तरीके से देती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, पहली तो बात ये, कितनी सितम ज़रीफ़ी है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। बेटे की जो है निकाह की तकरीब है लंदन में और आपकी हुकूमत उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रही। वो कहती हैं मैंने अपना जो फ़ैसला है वो अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ दिया है। जाने की इजाज़त देंगे या फिर क्या करेंगे उनके साथ? देखें, बात यह है कि हर काम में जो है ना वो अपना सियासी मुफाद ये ले आते हैं। अब मसला ये है कि इनका हर काम ही क्या लंदन के अंदर होना है। वो भी सब जुनेद के ऊपर कौन सा को केस है उसके ऊपर को वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, चले आप बाकी तो बहाना बना लेते हैं, आप उसको पाकिस्तान बुला लें, पाकिस्तान बुला के शादी कर लें। अब आपकी शादियां भी जो है वो लंदन के अंदर होंगी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। और फिर उसके ऊपर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं, कितनी सितम ज़रीफ़ी है भाई। मसला ये है कि आपको करप्शन की बुनियाद के ऊपर जो है सज़ाएँ हुई हुई हैं, आपके केसेस जो हैं वो अदालतों के ऊपर चल रहे हैं। अब आपको जो है बाहर भेज दें, पहले आप नवाज शरीफ की बीमारी का बहाना बना के बाहर जाना चाह रही थी, फिर अब आप बच्चे की शादी का बहाना बना के बाहर जाना चाहती हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि बाकियों के लिए कोई और कानून हो और आपके लिए कोई और कानून हो, ऐसा नहीं मुमकिन। चलें जी, अच्छा जी बिल्कुल नहीं मुमकिन। अगर कैप्टन सफदर बाहर जाना चाहते हैं तो उनको तो इजाज़त होगी ना। देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का नाम ईसीएल के ऊपर है तो उसको एक तरीकाकार है ना। अगर कैप्टन सफदर का नाम भी ईसीएल पे है और उनको जो है वो दरख्वास्त दें उसके ऊपर, फिर आगे हुकूमत फैसला कर लेगी। फ़ारूक हबीब साहब, आज मौलाना साहब फिर बड़े गरजे बरसे, उन्होंने कहा जनाब बड़ी भरपूर तैयारी है और हम बड़ा भरपूर तरीके से जाएंगे और बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ मियां नवाज साहब की वो मेडिकल रिपोर्ट जिसका लेटर का हवाला दिया जा रहा है, अदालत में पेश कर दिया गया, उन्हें सफ़र करने से मना कर दिया। कौन सा सफ़र, लंदन से पाकिस्तान का या कोई और सफ़र? देखें, मसला ये है कि ये डॉक्टर लॉरेंस का ख़त है, ये भी एक कतरी ख़त है। ये जब मुश्किल में आते हैं कोई ना कोई कतरी ख़त जो है वो निकाल लेते हैं। अब मसला ये है कि यही डॉक्टर लॉरेंस का ख़त जो है वो उस वक्त हमें नज़र नहीं आया जब नवाज शरीफ हाइड पार्क, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, बर्गर, पोलो मैच बैठ के जो है वो ग्रुप्स के अंदर लोगों के साथ जमघटों के अंदर बैठ के दावतें खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, उनके साथ घूम फिर रहे हैं। उस वक्त कोविड SOP नहीं आते। लेकिन जब जैसे ही जो बरतानिया का होम ऑफिस है उसने वीज़ा तोसी से इनकार किया
और ये इनको दरबदर हो गए ये वहाँ पर, तो इन्होंने जो है वो इस किस्म के खतूत लिखवाना शुरू कर दिए हैं। और भाई खतूत को छोड़ें, मेडिकल रिपोर्ट्स दें। मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं जमा करवा रही? इन्होंने होम ऑफिस में भी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई, वहाँ भी यही डॉक्टर लॉरेंस का खत दी है। और डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर अदनान का मुझे लगता है कि दोनों का तरीक़ाकार जो है वो कोई एक ही है। दूसरी वजह यह है कि इनको पाकिस्तान की अदालतें सज़ा दे चुकी हैं, सज़ा इनकी बहाल हो चुकी है, इनकी जो अपीलें थी वो मुस्तरद हो चुकी हैं। ये एक्सपायर्ड पासपोर्ट से वहाँ पर भगोड़े बनकर, इश्तिहारी बनकर लंदन के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। अब जितनी बातें डॉक्टर लॉरेंस ने, इन्होंने खुद ही खत जमा करा दिया है, वो लिखी हैं, उसमें तो ये भी कह दिया है कि आप बाहर चहलकदमी भी ना करें, आप बाहर निकल के लोगों का हिस्सा भी ना बने, तो फिर ये क्यों बन रहे हैं? और दूसरा जो मना किया गया ट्रैवल से, तो मियाँ साहब यहाँ से 6 घंटे का 8 घंटे का सफ़र करके ही लंदन गए थे। उस वक्त तो डॉक्टर अदनान के मुताबिक हालत बहुत बुरी थी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, तो अब भी जो है वो वापस आ सकते हैं। दूसरा यह कि सेहत के हवाले से इनके बयानिए बदलते रहें। हालिया दिनों में मरियम ने यह बयान दिया था कि मियाँ साहब को कोई बीमारी नहीं है, मियाँ साहब को जान की जमानत दे दें, मतलब ये NRO दे दें, केसेस ख़त्म कर दें, अगली फ़्लाइट से जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो इनका बयानिया है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं है, और ये इस किस्म के ख़त लिखने के ये माहिर हैं, लिहाजा इन खतूत की भी जो है वो कोई हैसियत नहीं। तो फारूक साहब, आज की बैठक की भी क्या कोई अहमियत है, हैसियत है जो PDM ने लगाई है? देखें, ये तो एक कंट्रोलर इम्तिहानात होता है ना राना साहब, वो आकर डेट शीट अनाउंस करते हैं इम्तिहानात की। ये फजल रहमान साहब भी आते हैं, एक डेट शीट देके चले जाते हैं, जी अब हम कराची जाएंगे, अब हम सवात जाएंगे, अब हम मर्दान जाएंगे। ये बहुत बहुत पतली हालत हो गई है इनकी। और दूसरा ये PDM तो रह नहीं गई, PDM तो पीपल्स पार्टी ANP उस वक्त शामिल थे। अब ना राइट पे बिलावल नजर आया, ना लेफ्ट पे जो है वो, लेकिन वो तो ऑफर करवा रहे हैं ना, वो तो करवा रहे हैं ऑफर के विफाक के अंदर आप हमें दे दें, पंजाब के अंदर आप ले लें। नंबर गेम भी पूरी है, हुकूमती इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, हुकूमत के अपने लोग भी कुछ हमारे साथ। देखें, जहां पर अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन हो, वहां पर हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हुआ करता। और दूसरी वजह यह है कि ये अवाम को पता है कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए लगे हुए हैं। ये अबू बचाओ मुहिम है, ये माल बचाओ मुहिम है, और ये करप्शन के केसेस से बचने की मुहिम है। इसका जो है वो कोई जमहूरियत के साथ या कौमी मसाइल के साथ किसी किस्म का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कितने लॉन्ग मार्च किए थे नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, कितने फजल रहमान ने लॉन्ग मार्चेस किए थे? कोई लॉन्ग मार्चेस नहीं किए थे जब 2 पार्टी सिस्टम भी था। ये इक़्तिदार का हिस्सा थे, बंदरबांड का हिस्सा थे, और लल्ले तलल्ले याशियां मिलके कर रहे थे। अब ये सब सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है, ये इज्तिमा करते रहते हैं, बैठ के कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई स्कीम सोचते रहते हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की इकानमी को ठीक कर रहे हैं, लोगों को सेहत कार्ड दे रहे हैं, जवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कामयाब पाकिस्तान स्कीम लेकर आ रहे हैं, गरीबों को घर की छत देने का सोच रहे हैं, अफगानिस्तान के चैलेंज से नंबर आजमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब जितने सियासी बेरोजगार हैं, जितना ये मुस्तरद शुदा जो बी पेयर माल है, ये सारा जो है वो चाहते हैं कि हम जलसे जुलूस करें। तो पहले भी जलसे जुलूस किए हैं, वो सारे नाकाम हो गए ना। ये तो इस्तीफे भी नहीं दे सके, अदम एतमाद भी नहीं कर सके। ये जो खत जमा कराया गया है, क्या आप इसके खिलाफ आपके लोग जाएंगे? क्या इसको आप चैलेंज करेंगे? देखें, ये तो खत इन्होंने अदालत के अंदर जमा करवाया है ना, अदालत तो में कह रहा हूं, अदालत में आप उस तमाम चीज़ों की देखें। फिर मैं आपको ये कहूँ, इन चीज़ों की हैसियत उस वक्त तक नहीं बनती जब तक अदालती हुक्मनामे जो ताज़ा आए हैं उनके ऊपर ये अमल दरामद कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी बेल कैंसिल कर चुकी हुई है, आपकी अपीलें मुस्तरद हो गई हैं, आपकी करप्शन के ऊपर की गई सज़ाएं बहाल हो गई हैं। वो आपको कह रहे हैं मुल्क में वापस आएँ। आपने जो इलाज कराना था वो इलाज आपने करवा लिया है, आपने एक इंजेक्शन तक नहीं वहां से लगवाया। आप वहां बैठ के कानून और आइन का मजाक बना रहे हैं, और ख्वाब आप पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के देखते हैं। ये कैसे लीडर हैं? ये कैसी मुल्क की क़यादत है जो बाहर से बैठकर जो है वो बयानात तो दाग देते हैं, मुल्क के इदारों को निशाना बना लेते हैं, सवाल ये है कि लेकिन मुल्क के कानून पर अमल दरामद नहीं करते। अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है, तो उसी इश्तिहारी शख्स की एक दरखास्त दूसरी अदालत सुन सकती है?
देखिए बात ये, फिर मैं आपको ये कहूँगा, वो तो डिपेंड करता है केस क्या है। चूँकि इस्लामाबाद है, जो लाहौर हाई कोर्ट है, जब हमने कहा था, ये शर्त रखी थी कि आप जो श्योरिटी बॉन्ड है अरबों रुपए का, 6 या 8 अरब रुपए का बॉन्ड इनसे मांगा गया था, उसको इन्होंने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पर शहबाज शरीफ ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जमा कराकर अपनी ज़ाती गारंटी दी थी। ये उस हवाले से अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, अपना रिपोर्ट जमा करवानी है, ये रिपोर्ट पर जमा करवाने के बजाय जो एक डॉक्टर हैं उनका खत लिख देते हैं, और वो डॉक्टर पता नहीं कौन से हैं, वो भी बीच में अफसाना लिख देते हैं कि मियाँ साहब की कैदोबंद के दौरान जो है ज़हनी दबाव की वजह से तबीयत ख़राब हो गई। तो भाई बात यह है कि ज़हनी दबाव जो पाकिस्तान के अंदर और लोग हैं, जराइम पेशा हैं, सजा याफ्ता हैं, क्या उनके सर के ऊपर ज़हनी दबाव नहीं होता? इन्होंने तो करप्शन की है, चोरी की है, और इक़्तिदार में आकर चोरी की है। मुल्क का जो हलफ उठाते हैं उस हलफ से मुनहरफ होते हैं और चोरी करते हैं, उसके ऊपर सजाएं हुई हैं। यहाँ तो कानून की हाकमियत कायम करने का जो है वो सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। और मियाँ साहब का पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड है, वहाँ पर ये अब दर बदर हैं। फरख हबीब साहब, मुल्क में ये पैसा लूट के सुनने में आ रहा है कि बनाई टीम जो है वो बाकायदा काम कर रही है, और ऐसे तमाम अफराद जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो रुकने असम्बली हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए बाकायदा सबूत इकट्ठे करके बहुत जल्द इस पर भी कोई काम शुरू होने लगा है। ऐसी कोई इतलात जो चल रही है, इसमें हकीकत है? देखें बात यह है कि जिसने भी करप्शन की है, लूटमार की है, उसका मुहासबा तो होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि किसी को जो है वो क्लीन चिट मिल जाए, और बुनियादी तौर के ऊपर यही पाकिस्तान का कानून भी हमें इस चीज़ का पाबंद बनाता है। किसी के लिए किसी किस्म की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में कभी एहतसाब को इन दोनों जमातों ने कभी रेलेवेंट होने नहीं दिया, एहतसाब के निज़ाम को मजबूत नहीं बनने दिया। ये तो एक चैलेंज है, ये तो जहाद कर रहे हैं जो लोग इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन का नासूर है ये भी ऐसे ही ख़त्म होगा। ये जो माफिया है, इसी वजह से तो ये शोर मचाता है आए रोज़। इसी वजह से कभी ये नैब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं, कभी ये FIA के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं। ये सब तो अपने आप को कानून से मुबर्रा समझते थे, लेकिन पहली बार है कि इनको हाथ पड़ा है, इनकी टीटियाँ निकल आई, इनके जाली अकाउंट्स निकल आए, इनकी तमाम जो है वो किकबैक्स का पता चलना शुरू हो गया। इनकी जो इन्होंने क्राइम, जो इन्होंने लूट मार छुपा के रखी हुई थी, वो 7 तयों से चीज़ें बाहर आ गई हैं। तो लिहाजा इस वजह से ये परेशान है और ये टामक टोइयाँ मारते रहते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर, कौमी असम्बली के स्पीकर, वो EVM में वोट कास्टिंग का अमली मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन, जिसने आपको इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से साफ इनकार कर दिया। आज मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते हैं कि सुना है EVM कोई धांधली का नया तरीका है। अपोजिशन को कैसे कायल करेंगे? देखें, फजलुर रहमान साहब ने EVM नहीं कहा, उन्होंने मशीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मसला ये है कि फजलुर रहमान को तो EVM का नाम भी नहीं पता। वो भाई देखी भी नहीं है आपने देखा भी नहीं है कैसे जो है ये काम करती है। दुनिया के 20 ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है, US इसका इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के 120 ममालिक के अंदर ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट है। ये वो तमाम चीज़ों को स्टडी किए बगैर ही कहते हैं जी हम मुस्तरद कर देते हैं। मुस्तरद क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनको ठप्पा माफिया सूट करता है। इनको इंतज़ामी अमले का, जितना ज़्यादा इंतज़ामी अमले का अमल दखल होगा वो इनको सूट करता है। इनको जो है जाली वोट जो है वो सूट करते हैं, जो इन्होंने दर्ज करवा के रखे हुए हैं। फरख हबीब साहब, अगर ये नहीं मानते, अगर ये नहीं मानते और आपके साथ मुज़ाकरात भी नहीं करते, सब कुछ कोई किसी तरफ नहीं आते, तो क्या आप आइंदा इंतहाबी इस्लाहात जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आप सब कुछ लेकर आए हैं, क्या इसके मुताबिक होंगी या पुराने सिस्टम के तहत आइंदा? देखें, इंतहाबी नहीं, देखें बात फिर ये है जो मेन देखें, पहले तो है इशू ये है कि हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर पड़ जाता है। 2013 में पड़ा, सारी जमातों ने कहा, ये आज जितनी PDM में है ये इन सब ने कहा। जरदारी ने कहा था आरो मुझे मिल जाए, मैं सारी जिंदगी इलेक्शन ना हारूं। फजलुर रहमान ने कहा था मेरे साथ धांधली होगी। सब ने ये बातें की थी, लेकिन जब अमली तौर के ऊपर उसको रोकने के हवाले से इकदाम करने की बात आती है तो ये मुनाफिकाना रवैया अपना लेते हैं, दोहरा मेयार अपना लेते हैं। हम इनको इस हवाले से कायल कर रहे हैं और अभी सेनेट की कमेटी में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कायल ना हुए, मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर ये कायल ना हुए तो फिर भी क्या आप इसको लागू करेंगे?
देखें, बात यह है, हम तो आवाम के सामने भी ये चीज़ें रख रहे हैं, और ये बल्कि ईवीएम्स तो हम आपके प्रेस क्लब्स में, बार्स में और दीगर एसोसिएशंस के अंदर लेके जा रहे हैं ताकि लोग इसको देखें, जांचें और इसका जो अमलदारी है, जिस तरीके से इंतखाबात होते हैं, इसको देखें। हम एक अवामी राय इस हवाले से बिल्डअप कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ अवामी राय से बड़ी कोई राय नहीं हो सकती। आप अवामी राय बिल्ड कर रहे हैं, अवामी राय से कोई बड़ी राय नहीं हो सकती। अवाम ये जांच लेंगे, अवाम देख लेंगे कि ईवीएम का नतीजा क्या निकलता है, और फिर जो उसे तस्लीम नहीं करता वो अवाम के सामने भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी मुकीम है, पाकिस्तानी शहरी जाओ वहाँ रोज़गार की गरज से गए, लेकिन हालात कुछ मुआशी तौर पर ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें परेशानियों का सामना है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कवायद व ज़वाबित के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक जो उसूल व ज़वाबित तय किए गए हैं उन पर पूरा ना उतरने पर उन्हें मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात किस किस्म की हैं, वो किस रास्ते से दूर हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद साहब ने। खालिद मजीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद मजीद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, राना साहब की तरफ पहले रुजू करूँ। राना साहब, इस वक्त असल मसला क्या है जो मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तानी शहरियों को, और उन मुश्किलात का हल कैसे मुमकिन हो सकता है? या सर, एक चीज़ देखें कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तानी कौंसलेट ने, पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने, पाकिस्तान के सफ़ीर, इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बेइंतहा वहाँ पे कोशिशें की कोरोना के दिनों में, बाकी। लेकिन इस वक्त जो मामलात वहाँ पे हैं, जिस पर पाक सऊदी फोरम ने एक बाकायदा अपील भी की है, हुआ यह है कि पिछले 4 से 5 साल में पूरी दुनिया के अंदर मईशत तबाह होकर रह गई, और कोरोना ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो गई, सारा कुछ हो गया। तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो सऊदी अरब में मौजूद है। अच्छा, अब क्या हुआ कि पैसे होंगे तो आप अपना कामा न्यू कराएंगे ना, आपके पास पैसे होंगे तो आप उसकी फ़ीस अदा करेंगे। बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बेचारे बेरोज़गार हो जाने की वजह से, जो कोरोना की वजह से, जो मुआशी हालात की वजह से, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया जो उनकी फ़ीसें या उन पर जुर्माने हैं वो अदा कर सकें। अब मामला यह है कि उनकी नज़रें हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ। अच्छा, ये कोई सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक ऐसा तल्लक है कि मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत जो है, अगर हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर मज़हबी अमूर अगर ये कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत ने हमेशा हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, वो इस वक्त में भी साथ देंगे, और इस साथ देते हुए ये सारे मामला जो है हल हो सकते हैं। अब मामला यह है कि बेचारे जिन लोगों के 15-15, 20-20 हज़ार रियाल जिनको जुर्माना है वो अपने नहीं करा सकते, कामे न्यू नहीं करा सकते। अब उनका मसला है कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जब तक वो फ़ीस अदा नहीं करते वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकते। अगर वो वहाँ पे रहते हैं तो उनको 24 घंटे ख़तरा है कि वो किसी टाइम पकड़े भी जा सकते हैं। तो अब पता चला है कुछ उन्हीं लोगों ने जो एक लेटर लिखा है, जो एक अपील की है, उसमें उन्होंने कहा कि 18 अगस्त से गालबन वहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने लगा है, सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं, हर उस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर इस तरह के रह रहे हैं, जिनके कामे नहीं है। अब बाकी ममालिक के लोग तो वहाँ पे राब्ते कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई कहा है कि किसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान जो है ये राब्ते करे, वहाँ पे पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कौंसल जनरल ये कोशिश करें तो सऊदी फरमारवा, सऊदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ इतना मोहब्बत का तल्लक है ऐसा कि हल हो सकता है। दूसरा एक बड़ा अहम मसला जिस पे हम खालिद मजीद साहब की तरफ जाना हमने करना है कि वहाँ पर सुनने में आया कि पाकिस्तानियों की वीज़ों की तादाद में कमी की जा रही है, और एक नया शहर भी आबाद हो रहा है। और पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के आर्किटेक्ट जितने लोग हैं, अगर वहाँ पे वो जाएं तो सऊदी अरब के मुताबिक, उनकी फरमाइश के मुताबिक, उनके डिमांड के मुताबिक जितना अच्छा ये काम कर सकते कोई नहीं कर सकते। और लोगों को ये गिला है कि शायद वहाँ पर भारतीय लोग ज़्यादा है, पाकिस्तानी कम है। तो ये मामला था यासर, जिसे हुकूमत पाकिस्तान चाहे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, वज़ीर मज़हबी अमूर चाहे पाकिस्तान में भारतीय जो पाकिस्तान में सऊदी कौंसल है, यहाँ पे अगर सऊदी सफ़ीर जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ है उनसे रब्ता करें तो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसी मामले में बात करते हैं खालिद मजीद साहब से भी। आलिया साहब, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और एक ट्वीट भी चल रहे हैं, और बहुत से पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पोर्टल पे भी ये कहा है कि ये जो मैंने मसाइल बताए हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो क्या पाकिस्तानी कौंसल पाकिस्तानी कौंसलेट इस पर कुछ कर रहा है? ईरान साहब,
सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी बात बजा है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे यहाँ पे हैं जिनको अकामे के रिन्यूअल के अलावा भी और काफ़ी सारे मसाइल हैं। इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी कानून के मुताबिक अकामा बनाना, जिसको हम रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं, और उसकी तजदीद रिन्यूअल, ये कफील की जिम्मेदारी है। कफील इंडिविजुअल भी हो सकता है और कफील कोई कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज जो भी जहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है, ये फंडामेंटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सऊदी सिस्टम में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज रिड्रेसल या रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, जिसमें कफील या वर्कर के जो मसाइल आपस के बामी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेजोल्यूशन का बंदोबस्त किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो यहाँ हर शहर में लेबर ऑफिसेज हैं, जहाँ पे अगर कोई भी कंप्लेंट लेबर करता है अपने कफील के हवाले से तो उसको 20 दिन के अंदर सुना जाता है और कोशिश की जाती है कि इनफॉर्मल तरीके से बामी रजामंदी से उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, उससे अगला स्टेप जो है यहाँ पे हर जगह पे लेबर कोर्ट्स हैं। जब लेबर ऑफिस से समझता है कि मामला उनके लेवल पे हल नहीं हुआ तो वो लेबर कोर्ट को रेफर कर देते हैं, और फिर लेबर कोर्ट जो है वो वहाँ पे दोनों को मौका फराहम करती है और दोनों पार्टियों की पोजीशन सुनने के बाद फैसला देती है। उसके बाद एक तीसरा टियर है जिसको यहाँ पे महकमा तनफीज कहा जाता है, या जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट। जब लेबर कोर्ट से एक डिसीजन किसी एक पार्टी के फेवर में हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, तो ये एक तीसरा फॉरम है जहाँ जाके अप्लाई किया जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है कि जो लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो ये कामा रिन्यूअल के मसाइल हैं, उसमें बुनियादी जो नुकता समझने का है वो ये है कि ये लेबर की अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उससे लेबर को कसूरवार नहीं ठहराया जाता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि एक्चुअल तादाद इस मौजूदा सूरत हाल में कितने पाकिस्तानियों की है जिनके केसेस अभी चल रहे हैं और हल होना बाकी हैं? जी, मैं थोड़ा सा, अब मुझे टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बहुत मजीद इस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो मसाइल रिन्यूअल के, कामा रिन्यूअल के हैं, ये ज़्यादातर उन केसेस में है जहाँ पे वर्कर्स अपने कफील से हट के काम कर रहे हैं, जो कि अगेन यहाँ पे गैर कानूनी है। जो लोग तो अपने कफील के साथ काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वहाँ ये मसले की नौयत बहुत कम है। ज़्यादा मसला वहाँ पे है जहाँ पे लेबर अपने कफील से हट के काम कर रहा है। अच्छा, अगेन इसमें 3-4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके हवाले से सऊदी हुकूमत हमारे साथ बेइंतहा ताउन करती है। हम उनके मशहूर हैं इसके ऊपर कि ऐसे तमाम केसेस जहाँ पे कफील जो है वो या कंपनी जो है वो बंद हो गई है माली मसाइल की वजह से। दूसरी कैटेगरी जहाँ पे कफील जो है वो खुद लापता है, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तीसरी कैटेगरी जहाँ पे कफील की डेथ हो गई है, और चौथी कैटेगरी जहाँ पे कफील खुद किसी केस में जेल में बंद है, और पांचवा जो है इमरजेंसी मेडिकल केसेस जो होते हैं। ऐसे तमाम केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अदारे हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं, और ऐसे तमाम लोगों को हम बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फीस के पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में हम यहाँ से 5000 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानियों को जो वापस जाना चाह रहे थे और इन मसाइल की वजह से जा नहीं पा रहे थे, बगैर किसी जुर्माने के वापस। खालिद साहब, आप एक्चुअल मसाइल की बात कर रहे हैं, कैटेगराइज आपने कर लिया है। एक वो जो कफील से बराह रास्त मुंसलिक हैं लेकिन किसी वजह से, कफील की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो इनकी तादाद कितनी है? और दूसरे वो जो अपने तय गैर कानूनी तौर पर इकदाम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात है, उनकी तादाद कितनी है? कैटेगराइज करने के बाद अलग-अलग कितना गिना जाएगा? ये इसका एग्जैक्ट तो, क्योंकि यहाँ जिस तरह का इल्म है कि बहुत बड़ा कम्युनिटी माशाल्लाह बेस है हमारा, लगभग 25 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ पे किंगडम में मुकीम है। और एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, अभी हमने रिसेंटली जो है वो ऑनलाइन पे भी इस पे डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है। हमारे पास लगभग 3-4 हज़ार ऐसे केसेस हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिन्होंने हमें अप्रोच किया है, जो वापस जाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। और इसके अलावा भी बाहर बहुत से हैं, लेकिन बहुत से शहरों में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि सऊदी अदारे हमारे साथ बेइंतहा ताउन करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, और बहुत से हमारे मुशाहिदे में ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो
बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो लोगों आलम को जी साहब, वापस भेजते हैं। आखिरी सवाल और मुझसे हमें ये बता दीजिए, एक नया शहर बन रहा है सऊदी अरब में, बड़ा खूबसूरत शहर है, क्या उसमें पाकिस्तानी मज़दूरों की, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की, पाकिस्तानी आर्किटेक्ट की वहाँ पे खिदमात ली जा रही हैं? क्या वाकई पाकिस्तानी वीज़े जो हैं वो कम कर दिए गए हैं? और दूसरा, ये जो घर घर छापों का सिलसिला शुरू हो रहा है, इस पर कौंसल आना कुछ कर रहे हैं? जी पहले तो मैं आपको इससे जो छापों वाली बात है ये मैं इस खबर की तस्दीक नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप पास से किस ज़राए से और कैसे ये खबर पहुंची, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसी कोई इल्म नहीं, कोई पाकिस्तानियों के हवाले से कोई छापे नहीं, ये हमारे सोशल यहाँ- मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस हवाले से, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। पहली बात तो ये है इमरान साहब। सेकेंडली, पाकिस्तानियों की जो है यहाँ पे मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तानियों की हमेशा यहाँ पे पहले भी डिमांड थी, डिमांड है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ना सिर्फ डिमांड रहेगी बल्कि मजीद मजबूत होगी। ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। पाक सऊदी ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद भी मुस्तहकम होगा और पाकिस्तानियों की डिमांड रहेगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानियों के जो जेन्युइन मसाइल है काउंसलेट उन्हें भी हल करेगा। बहुत शुक्रिया कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।